लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने हाँ पूरी तरह से कर लिया था। बता दिया था कि बी ऑप्शन ये नहीं सही होगा। यहाँ 10 × √2 नहीं आया था, यहाँ पे आया था 10/√2। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनका जो सल्यूशन है ये भी सही है, बट आपको अगर ये ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ये कम समझ में आ रहा हो तो बताना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बट कंपटीशन के पॉइंट से अगर चलें तो फिर ये वाला जो सल्यूशन है जिसमें फेज़र इन्वॉल्व किया है वो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का देखिए स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। कारण ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ खास एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, या यू कैन से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट पूछा है। पहला जो कॉलम है उसमें आप देख रहे हो वेव्स, ईएम वेव्स गिवन है, और दूसरे वाला कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ये गिवन है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ईएम वेव किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। ये जो अगर आपको आता होगा तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, और नहीं आता है तो फिर आप रट लीजिए। क्या रट लीजिए, ये है कहानी। अब रटना बहुत ज़्यादा मैं प्रिफर करता तो नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में समझा भी दूंगा मैं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रटने वाली विद्या है वो इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा समझने वाली कम है। यहाँ पर ये बहुत सारी ईएमएफ्स इन्होंने बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उनके प्रोडक्शंस हैं, मतलब रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। मतलब ये कि आपको जब पहला चैप्टर स्टार्ट कराया गया होगा, शायद उसी समय बता दिया गया होगा कि चार्ज के 3 सिचुएशन हुआ करते हैं। एक तो चार्ज हो सकता है वो रुका हुआ हो रेस्ट में, दैट टाइम वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। फिर दूसरे केस में चार्ज स्टैटिक नहीं रहता है, वो मूविंग चार्ज हो जाता है। चैप्टर के नाम से भी समझ आ रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चार्ज अगर मूविंग हो जाता है तो फिर उसकी वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही समझ आ गया कि हर प्रकार के चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन चार्ज अगर रुका हुआ नहीं है, वेलोसिटी है उसमें, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। लेकिन अगर चार्ज में एक्सेलरेशन है, चार्ज में अगर एक्सेलरेशन है, देखिए ये एक्सेलरेशन है और डिसेलरेशन है, तो फिर रेडिएशंस भी रेडिएट होंगे। वो जो बात हो रही होती है वो मैक्सवेल कर रहे होते हैं। जो आपको बताया जा रहा है ये वाला बात, ये मैक्सवेल का स्टेटमेंट है, और ये करस्पॉन्डिंग टू बात हो रही होती है मेनली रेडियो वेव्स। हालांकि चार्ज के एक्सेलरेशन से किसी भी प्रकार की वेव को जनरेट होता हुआ एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड केसेस में अगर हम आके बात करें तो चार्ज के एक्सेलरेशन से या डिसेलरेशन से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये मोर करेक्ट है। और क्योंकि चार्ज का मोस्टली मीनिंग इलेक्ट्रॉन से होता है, तो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू रेडियो वेव। अब आप यहाँ पे देख लो मैचिंग, यहाँ पर रेडियो वेव है और रैपिड यानी कि 2 का पी, तो 2 का पी ये यहाँ तो नहीं है, ये यहाँ भी नहीं है, बी और सी में ही कोई एक सही होगा। इसके बाद में माइक्रोवेव में थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये एक वॉल्व होता है, मैग्नेट्रॉन वॉल्व। ये मैग्नेट्रॉन वॉल्व आपने सुना होगा, माइट भी बहुत सारी परिस्थितियों में यूज़ होता है। एनसीईआरटी में ओवन का भी जिक्र किया गया है, और इसके बाद में हम बात कर लें वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि सबसे पहले हम अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ले लें, इनको मिला के जो बनता है वो होता है न्यूक्लियस। फिर इनके अराउंड इलेक्ट्रॉन को ले लें, उसको भी सम्मिलित कर लें तो बन जाता है एटम। और ऐसे ही अगर हम एक और एटम को कंसीडर कर लें, 2 एटम अगर कंबाइन कर लिए हमने, तो मिला के जो बन जाता है वो बनता है क्या, वो हो गया मॉलिक्यूल। तो जो सबसे डीपर में अगर हम चले जाएं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पर आकर के बात करें, वो ऑसिलेट करें या उनमें कुछ वाइब्रेशंस हो, तो उनसे जो जनरेट होगा
वो मोस्ट एनर्जेटिक, क्योंकि सबसे अंदरूनी किले को आपने हिला दिया है, तो सबसे एनर्जेटिक ईएम वेव जनरेट होगी गामा रे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराते हुए इलेक्ट्रॉन में आपने क्या किया है, वाइब्रेशन किया है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी हुई है, तो फिर आप थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक ईएम वेव्स की तरफ आइए, क्योंकि अब आप उतने अंदरूनी किले को नहीं ला रहे हैं। और बाहर अगर एटम के साथ उंगली हो रही है या मॉलिक्यूल के साथ उंगली हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो और थोड़ा लेस एनर्जेटिक ईएमएफ जनरेट होंगी। एनर्जेटिक का मतलब समझ रहे हो, जो सबसे नीचे लिखा है वो मोस्ट एनर्जेटिक है, जो सबसे ऊपर लिखा है वो लीस्ट एनर्जेटिक है। तो यहाँ पर ये जो गामा रेज है, ये न्यूक्लियर लेवल पे जब कंपन पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, तो जनरेट होती है। एक्सरे इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप कोई छेड़खानी करते हो तो ये एक्सरे पैदा होती है। और अल्ट्रावायलेट एंड लाइट, ये एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ आप कोई उंगली करते हो तो पैदा होती है। जबकि लाइट जो है, लाइट कह रहा हूँ मैं, इंफ्रारेड, ये एटम या मॉलिक्यूल के साथ जब आप कोई छेड़खानी करते हो तो ये पैदा होती है। आई थिंक मैंने लगभग सबका ही ब्रीफ कर दिया है, यही लिखा भी हुआ है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड ये आपका रेडियो एक्टिव वर्ड आ गया, न्यूक्लियस वर्ड आ गया, ये कीवर्ड हो गया, और इंफ्रारेड एटम एंड मॉलिक्यूल। अब आप, मुझे लग रहा है सारे पार्ट कर लोगे। जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके वाइब्रेशन से जो पैदा होगा दैट विल नॉट बी रेडियो वेव। रेडियो वेव तो आप पहले ही बोल दिए हो कि रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एरियल्स, तो ये तो पी से हो गया। इंफ्रारेड ये आपकी कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन के और अंदर नहीं जाना है, इनर या आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है, न्यूक्लियर लेवल पे नहीं जाना है। ये इंफ्रारेड के लिए एटम और जो आपके एटम या मॉलिक्यूल हैं उनमें वाइब्रेशन अगर होंगे तो पैदा हो जाएगी। ये आपका 1 का एस हो गया। इतने से ही आंसर आ गया होगा, देख लीजिए 1 का एस यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। बाकी जैसा मैंने कहानी बताया, आप सारे और ऑप्शन भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे लाइट की ये बात कर रहे हैं, तो लाइट इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू, मतलब इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन में छेड़खानी होने से अगर कोई ईएम वेव जनरेट हो रही है तो वो लाइट या अल्ट्रावायलेट होगी। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो क्यू से मैच करेगा, तीसरा क्यू से मैच करेगा। लेट अस मूव नेक्स्ट। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक कोई अल्फा पार्टिकल है, उसका स्पीड v है, उसको कोई न्यूक्लियस की तरफ थ्रू किया है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो चाहे जितनी ताकत से आप एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ फेंक दो, बिकॉज ऑफ रिपल्सन कभी ना कभी तो वो कुछ दूर जाके रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर बतानी है। पहले ये d के बराबर है और दूसरे केस में चाहते हो कि अप्रोच जो है d/2 हो जाए, हाफ हो जाए, तो फिर इस बार आपको स्पीड कितनी रखनी होगी। कम ज़्यादा तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा ना, कि आप चाहते हो कि पहले जो क्लोजेस्ट अप्रोच थी वो मान लो d की वैल्यू सपोज करो 10 है, तो पहले 10 मीटर क्लोजेस्ट अप्रोच बने, और दूसरे केस में आप चाहते हो क्लोजेस्ट अप्रोच 5 मीटर हो जाए, मतलब और ज़्यादा अप्रोच कर जाए। डायग्राम अभी बनाएंगे तो और समझ में आएगा। तो और ज़्यादा अप्रोच करवाने के लिए आपको जो ये पार्टिकल है इसको और ज़्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा। बाकी कहानी आपको अभी डायग्राम से समझ में आएगी। देखिए, ये एक न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज हमने प्लस माना हुआ है, प्लस ही होता है, कोई भी न्यूक्लियस हो, Q2 मान लिया। एक ये पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, इस पर भी हमने प्लस माना हुआ है, प्लस ही होता है, Q1 मान लिया। और यहाँ पर शुरुआत में इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट यू कैन से, और इसको आपने कुछ स्पीड दे करके
Q2 की तरफ फेंक दिया है। तो ये Q2 की तरफ जा रहा है, लेकिन Q2 ये पॉजिटिव है तो Q1 को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर Q2 की वजह से Q1 पे एक रिपल्सिव फोर्स मैंने बना दिया KQ1Q2/r²। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, कूलोम्बिक रिपल्शन। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से इस Q1 में एक रिटार्डेशन आएगा और उसी की वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v ये कुछ अप्रोच करेगा तो ही, मान लेते हैं पॉइंट A तक वो अप्रोच कर गया और फिर वहाँ से वो रिटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि A पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो गई, लेकिन Q2 ने कोई फोर्स लगाना बंद तो नहीं कर दिया ना। Q2 रिपल अभी भी कर रहा है, यहाँ पर Q1 पहुँच के रुक गया, लेकिन Q2 रिपल अभी भी कर रहा है, तो फिर वहाँ से वो वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये वो लाइन है जिसके आगे Q1 नहीं जा पाया। तो जितना इसको अभी भी रह गया कवर करना, वही है क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर क्लोजेस्ट अप्रोच R के बराबर अगर हम मान लें तो यही R की वैल्यू पहले वाले केस में D के बराबर है, दूसरे वाले केस में D/2 के बराबर है। तो दिस क्लोजेस्ट अप्रोच जो दूसरे वाले केस में वो कम हो गई है, मतलब ज़्यादा अप्रोच कर लिया है ये Q1। तो बताना ये है कि दूसरे वाले केस में V कितना होगा। करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा याद नहीं रह पाते हैं अक्सर इस कहानी में, तो आप सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन वो याद रह जाएगा। ½ mv² काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से बराबर कर दो, KQ1Q2/r। यहाँ पर जो दूसरा केस है उसमें आपने सिर्फ क्या किया है, V की वैल्यू को बदल दिया है, उससे R की वैल्यू बदल जाएगी। तो V और R को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने कांस्टेंट लिखना है। तो V² = कांस्टेंट / R आ जाएगा। या यू कैन से कि जो V होगा वो कांस्टेंट /√R के बराबर होगा। अब इसी इक्वेशन को 2 बार लगा दो। पहले वाले केस में V की वैल्यू V है और R की वैल्यू D है। दूसरे वाले केस में V की वैल्यू V' मान लिया मैंने, यही निकालना है, लेकिन जो D की वैल्यू है वो D/2 है। और अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो V'/V = C /√D/2 देन C /√T। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो C कैंसिल हो जाएगा, तो V'/V कितना आ जाएगा, ये आपका 1/D/2 एंड √D। ठीक, इसके बाद में √D कैंसिल हो जाएगा, √2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, V' = √2 × V आ जाएगा। ये रहा आंसर। कैलकुलेशन एक बार आप अपनी हिसाब से कर लीजिएगा, हो सकता है ना समझ में आई हो, बाकी आ जानी चाहिए आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सल्यूशन दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर तो एक ही मिलने हैं, चाहे कितना भी छोटा करो चाहे कितना भी बड़ा, तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझा दूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, O पॉइंट पर है वो, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये एक आपका ग्लास स्फीयर है, इसकी रेडियस गिवन है और ये जिस मटेरियल का बना है, ये अंदर मटेरियल है ग्लास, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। और बताना यह है कि जो वर्चुअल इमेज बनेगी किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, कहाँ पे बनेगी। तो कैसे होगा भाई, सोचिए आप। यहाँ पर गणित अब ना अप्लाई करिए, थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई करिए। यहाँ से एक आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, रे डायग्राम वगैरह बनाए हो खूब सारे, उसका कब यूज़ करोगे, उसका यूज़ करो। यहाँ से आप जितनी भी रेज निकालोगे, 2 प्रकार के इंसिडेंस होते हैं, आपने सुना होगा, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक होता है ऑब्लिक इंसिडेंस। जैसे कि अगर रिफ्रैक्शन की बात हो रही हो तो लाइट अगर ऐसे कोई एंगल पर आए तो क्या होता है, बेंडिंग होती है। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल आए, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो फिर कोई बेंडिंग नहीं होती, वो सीधा जाती है।
यहाँ ओ पॉइंट से जितनी भी रेज आप निकाल रहे हो, चाहे ओ ए हो और चाहे ओ बी हो, ऑल आर रेडियल, सब की सब रेडियस के अलोंग है। तो रेडियस क्या होता है, इटसेल्फ सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने जो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए पर। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी पर। ये जो आपकी ओ ए है वो S1 पे और ओ बी जो है वो S2 पे, ये परपेंडिकुलर है। ऑल द रेज आर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल इंसिडेंस रेज गो अनडेविएटेड, कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रेज आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे ही कहीं मिलेंगी। पीछे कहाँ मिलेंगी, जहाँ से आ रही हैं वहीं पे तो मिलेंगी, क्योंकि कोई बेंडिंग नहीं हुई है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ विल बी एट सेम पोजिशन, सो यू कैन से दैट कि डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी 6 सेंटीमीटर। यही पूछा है इन्होंने, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। बाकी अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने किया भी है, N1 N2 की वैल्यूज़ वगैरह रखोगे, सब कुछ कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर बस -6 आएगा। वो माइनस इसलिए आएगा कि जब ये फॉर्मूला ये लगा रहे हैं तो इस पॉइंट पर 0,0 एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके इधर जितना भी कुछ है वो सब नेगेटिव होगा। U और V और R एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, इसीलिए इनका नेगेटिव आया है। हमें इस प्रकार से करना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंपटीशन अगर आप थोड़ा बहुत भी फेस कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ही इसको वन लाइन थिंकिंग करनी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे हैं कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है CD, अब तो चलन में नहीं है ये ज़्यादा, पुराने ज़माने में होता था कि VCR CD DVD, अभी कंप्यूटर वगैरह में कहीं कहीं पर रहता है, एक DVD ड्राइवर होता है उसमें CD यूज़ करते हैं, वो चमकती है, साइन करती है। डायग्राम बना करके अगर बात करें तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन आप एज्यूम कर सकते हो। ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई और इसमें यहाँ पर अलग कलर बना दिया मैंने, यहाँ पे अलग बना दिया, यहाँ पे अलग बना दिया। तो ये जो अलग अलग कलर आ रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में, ये पूछ रहे हैं ये क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है डिफ्रैक्शन। वो क्यों? डिफ्रैक्शन आपने सिंगल स्लिट वाला तो पढ़ा ही होगा, वही सिलेबस का पार्ट है, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। हालांकि ये दूसरा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का यहाँ पर पूरी तरह से थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा d sin थीटा = n लैम्डा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये थीटा होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह लो चाहे, ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। फ्रिंज विड्थ जो होता है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की थोड़ी सी कहानी भी मैं बता दूं आपको कि ऐसे अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो कोई लाइट को इस तरह से, तो ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत कम होता है, इसीलिए इसको थीटा या साइन थीटा बराबर मान लिया गया है। वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। यूजली जब आप ये एक्सपेरिमेंट एज्यूम करते हो तो लाइट जो होती है वहाँ पे वो मोनोक्रोमेटिक होती है, उसमें एक ही वेवलेंथ होती है। बट कॉम्पैक्ट डिस्क में जो कलर दिखाई दे रहे होते हैं वो इसलिए दिखाई दे रहे होते हैं कि हम उसमें एक्सपोजर जो करा रहे हैं वो वाइट लाइट का करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ है। तो अगर आप यहाँ पर जो लाइट का इंसिडेंस करा रहे हो, तरह तरह की लाइट इंसिडेंस करा रहे हो, तो क्या सारी लाइट का जो फ्रिंज विड्थ होगा, इवन चाहे मैं सेंटर मैक्सिमा की ही बात करूँ, सेम विड्थ का होगा। यहाँ पर ये जो थीटा होगा क्या सबके लिए सेम होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, सबके लिए थीटा अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। तो यहाँ पर रेड कलर के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, चूंकि लैम्डा ज़्यादा है तो ये थीटा ज़्यादा होगा, इसलिए रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो बनाया है ये गलत बना दिया। रेड कलर का मुझे
बाहर दिखा देना चाहिए, ताकि ये मेंशन हो जाए कि जो रेड कलर का सर्कल है वो बड़ा होगा, वायलेट कलर का वो अंदर होगा। तो वायलेट, रेड, ये सब स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ ये जो अलग अलग होने का रीज़न है वो डिस्पर्सन नहीं है, डेविएशन नहीं है। मिलती जुलती कहानी आपने प्रिज्म में भी पढ़ी होगी, एग्जामिनर कंफ्यूज कराएगा आपको। डिस्पर्सन में जो कलर्स का सेपरेशन हुआ था, स्प्लिटिंग हुई थी, वो बिकॉज डेविएशन जो था वो वेवलेंथ अलग अलग होने से अलग अलग हो गया, इसलिए कलर्स अलग अलग हो गए। यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है वो अलग अलग है, इसलिए कलर अलग अलग हो गए। फ्रिंज विड्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो लैम्डा है वो, जो थीटा है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आंसर डिस्पर्सन कुछ लोग सोच सकते हैं जो कि गलत है, वो प्रिज्म के केस में सही होगा, जहाँ बिकॉज ऑफ डेविएशन जो कलर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। थ्योरेटिकल कहानी थी, कुछ कम समझ में अगर आया हो, वैसे आ ना जाना चाहिए, तो फिर आप कमेंट करिएगा, दोबारा से उसको बता देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है जहाँ कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड स्ट्रांगली अपॉन। हाँ देखिए, यहाँ पर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब आपने पढ़ ही रखा होगा, वही कहानी है। ये मैंने कंडक्शन बैंड बनाया है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कैसे बनते हैं? टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो जो सिलिकॉन का अगर ये मटेरियल है पूरा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और होल वैलेंस बैंड में चला जाता है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और यहाँ पे होल्स की संख्या होगी, और उतना ही जो कंडक्शन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? अभी क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन और थ्योरी कंबाइन कर ली है मैंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल बाय कंडक्शन बाय डोपेंट एटम, ये जो मैंने अभी बात करी ना, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की करी, इसमें हमने इम्प्योरिटी तो ऐड ही नहीं करी। इसीलिए यहाँ पर अगर आपको फर्मी लेवल बनाना है, अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल वर्ड हो सकता है आपके लिए। फर्मी लेवल ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये इवन प्योर सेमीकंडक्टर में भी एग्जिस्ट करता है, बस वो मिड में होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रेजेंट हैं और टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेकिंग हुई है, तो जितनी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है कंडक्शन बैंड तक जाने की, उतनी ही होल की है वैलेंस बैंड तक जाने की। इसीलिए n जो E होता है वो NH के बराबर होता है। कहाँ पे होता है ये सब? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कहानी हो जाती है? क्या कंडक्शन बैंड नहीं होता है? क्या वैलेंस बैंड नहीं होता है? क्या फर्मी लेवल नहीं होता है? सब होते हैं, लेकिन जो डोपेंट आप ऐड करते हो उससे फर्मी लेवल मिड पॉइंट से या तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे आ जाता है। मैं किसी एक की बात कर लेता हूँ, वो डिपेंड करता है पी टाइप है या एन टाइप है। यहाँ पर फर्मी लेवल मैंने कंडक्शन बैंड की तरफ बना दिया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंडक्शन बैंड तक जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप रिड्यूस हो गया है। और यहाँ का जो होल है उसको यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया है। तो होल की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो होल जहाँ पे अगर कम है और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, आप समझ गए होंगे कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, जहाँ फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, ये अब क्वेश्चन में हम उस सिचुएशन पे हैं कि रीड कर पाएँ, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे थ्योरी आपकी कमज़ोर रहती है, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन में बताऊँ तो समझ में नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल बाय कंडक्शन फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड स्ट्रांगली। स्ट्रांगली वर्ड अंडरलाइन करिए, स्ट्रांगली।
मतलब कहने का ये कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये जो डोपेंट है, यहाँ पर ये जो फर्मी लेवल आपने बनाया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ डोपेंट। तो यहाँ पर जो कंडक्शन है वो स्ट्रांगली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे और होल्स की संख्या यहाँ पे, दोनों ही बढ़ेगी, कंडक्शन बढ़ेगा, लेकिन ये फैक्टर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। स्ट्रांगली वर्ड मैंने कहा था, अंडरलाइन करना है। यहाँ पे चूंकि फर्मी लेवल मिड में नहीं है, कंडक्शन बैंड के करीब है, तो यहाँ पर कंडक्शन अगर मटेरियल में पी टाइप सेमीकंडक्टर में बढ़ाना है आपको, तो सबसे इफेक्टिव तरीका ये होगा कि इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत भी चेंज कर देंगे तो बात आपकी बहुत स्ट्रांगली बन जाएगी, क्योंकि फर्मी लेवल मिड में नहीं है। फर्मी लेवल अगर मिड में होता तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज ही हमारे पास एक मात्र सहारा होता कि हम कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ाएं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने का एकमात्र रास्ता टेम्परेचर को बढ़ाना था अगर फर्मी लेवल मिड में होता। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें डोपेंट लेवल जो है, उसकी वजह से फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के करीब है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्प्योरिटीज चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बदलेंगी नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल में चेंज आएगा नहीं, आएगा, सब होगा, लेकिन डोपेंट का स्लाइट वेरिएशन, ये सफा लाइन लिखी भी हुई है एनसीईआरटी में कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए सेंट्रल स्टडी का रीजन ये इसलिए बन जाते हैं कि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में अगर आप डोपेंट को चेंज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में कंडक्टिविटी चेंज कर जाती है। कंडक्टिविटी का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ाना ही एकमात्र मोटिव नहीं होता इम्प्योरिटी ऐड करने का, कंडक्टिविटी को हमें अपनी कंट्रोल में लेना होता है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाता है। तो इम्प्योरिटी एडिशन दो आपको बेनिफिट देता है, क्या, एक तो कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, दूसरा कंडक्टिविटी हमारे कंट्रोल में दे देता है। कंडक्टिविटी को हम अपने हाथ में ले सकते हैं, इम्प्योरिटी को जैसे ही थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे कंडक्टिविटी बहुत बड़े अमाउंट से कम ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर के चेंज होने से भी होगा, लेकिन वो उतना खास नहीं होगा। और यहाँ पर एनर्जी गैप ये तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पर तो उससे कोई चेंज होना ही नहीं है। एम्बिएंट टेम्परेचर इसको आप कंसीडर कर सकते थे, डी ऑप्शन पे भी जा सकते थे, बट स्ट्रांगली वाला जो ऑप्शन है ये आपको मजबूर कर रहा है कि इग्नोर करें आप इस ऑप्शन को और ओनली ए ऑप्शन कंसीडर करें, जिसका मीनिंग ये है कि डोपिंग लेवल से जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो कंट्रोल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आसान सा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। आर रो एल बाई ए होता है। क्वेश्चन तो बता दूं मैं पहले, कॉपर का एक वायर है, उसको आपने क्या किया है, स्ट्रेच किया है। डायग्राम बना देते हैं, ये मान लेते हैं एक कॉपर का वायर है, थोड़ा मोटा बनाते हैं ताकि स्ट्रेच करने के बाद दिखाया जा सके कि ये उतना ही मोटा नहीं रहेगा, ये स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा पतला हो जाएगा। मैंने इसको स्ट्रेच किया और देखिए अब ये पतला भी हो गया, ठीक। तो वही इन्होंने कहा है कि रेडियस जो है इसका, थिकनेस यू कैन डिक्रीज हो गया है 0.1%। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बताओ, ये जो अगर 1 किलोग्राम का वायर है, खींचने के बाद कितने किलोग्राम का हो जाएगा। सुनने में ही अजीब लग रहा होगा, मतलब ये कि मास कांस्टेंट है। अगर इसकी डेंसिटी पहले रो थी तो बाद में भी रो होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि खींचने के बाद लोहे का जो तार है वो सोने का हो जाएगा। मटेरियल नॉट गोइंग चेंज, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इफ डेंसिटी नॉट गोइंग टू चेंज, सो वॉल्यूम
mass volume density, they are not independent parameter, they are related. If two of them remain constant, third will also remain constant. तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा. वॉल्यूम होता है A इंटू एल. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप खींच लिए वायर को तो लेंथ बढ़ जाएगी. मान लिया मैंने आपकी बात, लेंथ बढ़ जाएगी. एरिया ये कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ए और एल का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है. इसलिए यहाँ पर एल बढ़ेगा तो ए कम हो जाएगा. यही डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है. और यहाँ पर अब हम एल की जगह रख देंगे. क्या रख देंगे? इसको आप V माने थे ना, एल की जगह क्या रख सकते हैं? V/A. तो यहाँ पर एक नया फार्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ρV/A². ए क्या है? वायर को अगर आप साइड से देखोगे ना तो एक सर्कल दिखाई देगा. उस सर्कल का एरिया, यू कैन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ए की जगह πr² आप रखेंगे तो पाई का स्क्वायर और r की पावर 4 हो जाएगा. अब यहाँ पर जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो ये और ये और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं. यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाई r की पावर 4. ठीक है. यू कैन से r इज इक्वल टू c देन r की पावर -4. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है. क्या ट्रिक है? ये बाद में कब लगती है? ये पहले जब परसेंट में चेंज दिया हो और दूसरा चेंज स्मॉल हो, इन दैट सिचुएशन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो लग जाती है. क्या है ट्रिक? यहाँ पर जो अगर स्मॉल आर में कोई बता दे इतना चेंज हो रहा है तो कैपिटल आर का निकल आएगा. कैसे? बस जो ये एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम किसी क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो साइड लेंथ की पावर 3 होता है. जैसे हम गुब्बारे के वॉल्यूम की बात करें 4/3 पाई r क्यूब होता है. पावर एक्सपोनेंट, बस इस पर फोकस करना है. गुब्बारे में हवा भरी, उसका रेडियस मान लेते हैं 0.1% इंक्रीज हो गया. कोई पूछ ले वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? ट्रिक लगानी है. क्यों? क्योंकि बात परसेंट में हो रही है और अमाउंट स्मॉल है. तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर 0.3 आ जाएगा. यही बात यहाँ पर भी है. कहे हैं कि रेडियस डिक्रीज हो गई है 0.1. ठीक है. तो इसका मतलब 0.1% से ये चेंज हुई है माइनस में. क्यों माइनस लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि डिक्रीज हुई है. आप एक काम करो, इंक्रीज डिक्रीज चाहे बाद में देख लेना, अभी मैग्नीट्यूड देख लो. तो 0.1% और यहाँ पर पावर मैग्नीट्यूड वाइज 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, 0.4% आ जाएगा. इंक्रीज डिक्रीज अब देख लो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. ये डिक्रीज हुआ है तो दूसरा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, 0.4 प्लस में आएगा. ठीक है. बाकी अगर आप मैथमेटिकल करो तो ऐसा करोगे कि जो आर के साथ कहानी थी रेडियस के साथ, वो 0.1 था लेकिन माइनस में था. और जो आर कैपिटल आर निकालना है, इसके लिए सही मायने में कहें तो -4 है यहाँ पे जो फैक्टर है, जो एक्सपोनेंट है, जो डायमेंशन है. +4 नहीं है वो. तो -4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा. प्लस 0.4 यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं. ये है आपका नेक्स्ट. यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. बोर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये नीट और जेई में है और आया भी हुआ है ये कई बार. यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीज़न है. सही गलत हमें बताना है. बात कर रहे हैं असर्शन में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, जो कि 2 प्रकार की होती है. एक करंट सेंसिटिविटी होती है और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है. और उसे चेंज करना है कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न. तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा करंट सेंसिटिविटी में, ये बताना है. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी में, ये बताना है. तो आपको यहाँ पर थ्योरी से स्टार्ट करना होगा. जैसा कि आप जानते हैं क्या कि जो टॉर्क होता है वो एम बी के बराबर होता है. होता तो एम बी साइन थीटा है, लेकिन साइन थीटा
हम 1 ले लेते हैं। पूरा डिटेल में अब आपको गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में समझा नहीं सकता मैं, एक ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं ताकि रिवाइज हो जाए चीज़ें। तो टाउ टॉर्क जो होता है वो mb होता है। आगे जो साइन थीटा होता है वो 1 ले लेते हैं, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो फील्ड होती है वो रेडियल होती है, तो साइन थीटा 1 हो जाता है। टाउ जो टॉर्क होता है ये आपका सी थीटा के बराबर होता है। अब ये सब क्या है, इसके लिए आप ऐसे एज्यूम कर लो कि जैसे कि मान लो एक आपने रॉड ली, ठीक है, थोड़ी सी मोटी रॉड बनाइए और उसके बॉटम में आपने एक डिस्क अटैच कर दी, ये डिस्क आपने बना दी, ठीक है। और इसके बाद में ये जो आपकी रॉड है इसको यहाँ से फिक्स कर दो, ठीक है। और अब आप इस डिस्क को थीटा एंगल से घुमा दो। रस्सी में जल गई लेकिन बल नहीं गए, ऐसा कुछ सुना होगा ना, मिलता जुलता वही वाली कहानी है कि ये जो रस्सी है इसको आपने ऐंठ दिया है, इस डिस्क को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। थीटा बहुत स्मॉल है, तो ऐसा तो है नहीं कि रस्सी बहुत मासूम है, वो जितना आपने घुमा दिया वो ट्यून हो गई वहीं पे और रुक गई, नहीं, वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो रिस्टोर हो जाएगी तो यहाँ पर जो जिस टॉर्क की वजह से रिस्टोर हो जाएगी उसका होता है फॉर्मूला टाउ बराबर सी थीटा। तो टाउ का एक फार्मूला होता है mb और टाउ का एक फार्मूला होता है सी थीटा, दोनों को बराबर कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे सेंसिटिविटी निकल आती है। कौन सी अब देखना पड़ेगा, m की जगह आप NIA लिखेंगे, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, तो यहाँ पे थीटा बाई आई आप निकालोगे, ये आ जाएगा NAB/C, ठीक है। थीटा बाई आई ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, थीटा बाई वी ये भी होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप खुद बताओ जो ऊपर वाला है वो कौन सा सेंसिटिविटी, करंट वाला, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी? कॉमन सेंस है, ये आपका SI हो गया, ये SV हो गया, ठीक। तो SI करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया है NAB/C, और इसके बाद में वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या सोचिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई वी। क्या वी का फॉर्मूला नहीं पता आपको? क्या ये I इंटू आर नहीं होता, I इंटू आर, तो थीटा बाई आर I इंटू ऐसे 1/r नहीं लिख सकते? ये भी कई बार पूछा गया है। जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है वो हो जाएगा थीटा बाई आई यानी करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई आर। अब आप करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू NAB/C रख दीजिए, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर इसमें तो कभी कोई ग्लिच नहीं है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक ग्लिच है जिसकी वजह से एक कन्फ्यूज़न आती है। ऐसा लगता है कि SI प्रोपोर्शनल टू N है, ये जो आपको लग रहा है ये सही है, लेकिन ऐसा लगता है SV प्रोपोर्शनल टू N है, ये गलत है। यही बात यहाँ पर पूछी गई है और कई बार कंपटीशन में भी पूछी जाती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती है। वो क्यों? दिख तो रहा है इस फॉर्मूले पे कि वो तो करती है। दरअसल आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो सोचो कैसे बढ़ाएंगे। मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इज व्हाट? वाइंडिंग जब आप बनाते हैं तो मार्केट से आप एक तार ले आते हैं, मान लो 1 मीटर का तार आप ले आए और उससे आपने 2 वाइंडिंग प्रिपेयर कर दी, चलो 5 बना दी, ठीक है। और अब आपको मान लो वाइंडिंग बढ़ानी है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए 5 की जगह 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान सी बात है, अब आपको 1-1 मीटर के 2 तार लाने पड़ेंगे, 10 मीटर का तार लगेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे n, तो SV बढ़ना चाहिए ऐसा आपको लगता है, लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि जो R है रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, ρL/A होता है, L ये है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ये बढ़ानी ही होगी तभी n बढ़ा होगा। तो जिस अनुपात में आपने n बढ़ाया है नंबर ऑफ टर्न, उसी प्रोपोर्शन में लेंथ भी बढ़ानी पड़ी होगी। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है। यहाँ पर ρL/ आप लिख सकते हो, तो N/L ये आपका कांस्टेंट है। n बढ़ेगा, n डबल होगा तो L भी डबल होगा। इसलिए
जो सेंसिटिविटी है वो चेंज नहीं होगी वोल्टेज वाली। अगर n बढ़ाओगे तो वायर जो यूज़ हुआ है उसका वो जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही यहाँ पर कह रहे हैं, लिखा है मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिव बढ़ाने के लिए जो अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो ऐसा संभव है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। क्यों? क्योंकि जो SI अगर आपने बढ़ाया तो अगर इसको डबल किया तो रेजिस्टेंस ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है और SI ये n पे डिपेंड करता है। n को बढ़ाओगे ये सोच करके कि हमें तो SI बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा SI, लेकिन S भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि R रेजिस्टेंस वो भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। तो यहाँ पर असर्शन पूरी तरह से सही है और आगे इन्होंने रीज़न भी दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। ये नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो SI बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सब कुछ पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए कितने क्वेश्चन हैं? 3 हैं, सोच रहा हूँ इसी में ख़त्म कर दूँ, अगले में कर लेते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया होगा वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है।